हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम रूसो के शैक्षिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने प्लेटो के बारे में पढ़ लिया था, जो एक पाश्चात्य शैक्षिक विचारक थे, तो उसमें रूसो भी आते हैं। तो हम इनके शैक्षिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है, ये क्या थे? शिक्षा धर्म साहित्य के प्रचारक थे, राजनीतिज्ञ थे, और इनका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। इनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में हुआ था, जेनेवा में हुआ था। और पिता जो थे इनके घड़ीसाज थे। घड़ीसाज वो होते हैं जो रिपेयरिंग करते हैं। माता का जन्म के समय ही इनका देहांत हो गया था। जो इनकी माता थी वो जन्म के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो पिता थे वो ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकते थे इनका, तो इनके जो अंकल आंटी थे या जो चाचा चाची थे उनकी ध्यान इन्होंने रखे थे। ये विद्यालय नहीं जाना चाहते थे क्योंकि ये दंड वगैरह से बहुत परेशान थे। तो इनको जैसे ये पढ़ने में कुछ खास नहीं थे, जैसे ये अपने मतलब व्यवहारिक जीवन व्यतीत करते थे। ये प्रकृतिवादी थे, प्रकृति पे ज़्यादा विश्वास करते थे, प्रकृति के अनुभव को ज़्यादा मानते थे। तो इसकी वजह से लोगों ने इन पे कोई केस लगा दिया, तो तब ये जिनेवा छोड़ के चले गए कहीं। तो वहाँ पे उन्होंने नोबल पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे किसी का अब सुकरात का कुछ पढ़ना, प्लेटो के बारे में पढ़ना, प्लेटो की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उनसे वो बहुत इंस्पायर्ड हुए। उसके बाद से इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था 1750 में। और इनकी रचनाएं हैं एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, एग्जाम में आता है, द न्यू हेलो, द ओरिजिन, एंड इनइक्वालिटी अमंग मैन, ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, ये भी आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इनकी जो डेथ हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी 1778 में देहांत हो गया था इनका, 1778 में। एंड इनके रूसो के शैक्षिक विचार पे हम ध्यान देंगे। तो ये जो तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करते थे, ये जो तत्कालीन शिक्षा थी वो दंडात्मक थी, दंड दिया जाता था, वो इसके खिलाफ थे। इन्होंने इसको कृत्रिम बताया। और शिक्षा में सुधार करने के लिए इन्होंने प्राकृतिक सिद्धांतों एवं विचारों का प्रतिपादन किया। ये प्रकृतिवाद थे, मैंने बताया था। तो पूछा भी जाता है रूसो किसके समर्थन थे, तो ये प्रकृतिवादी थे और ये प्राकृतिक युग के सिद्धांतों को समर्थन करते थे। और इनका मानना था कि बालक को ऐसी शिक्षा देने का चाहिए जो उसके मस्तिष्क, मन और शरीर का स्वतंत्र विकास करे। इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मस्तिष्क, मन और शरीर का स्वतंत्र विकास करे। एंड अब देखेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। रूसो ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया था। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक थे, मैंने बताया था। इन्होंने शिक्षा को निषेधात्मक बताया, मतलब ऐसी शिक्षा जो जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब जो बुरी चीज़ है उसके खिलाफ हो, हम उसको एक्सेप्ट ना करें। और जो मतलब जो बेकार मतलब जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जो बेकार है, जो हमें हानि पहुंचा सकती है, उससे दूर रहे और हमें अच्छाई की ओर ले जाए, ऐसी शिक्षा कहा है उन्होंने। और रूसो के अनुसार शिक्षा को बालक की स्वाभाविक शक्तियों में योग्यताओं का विकास करना चाहिए। मतलब इनको ने शिक्षा को बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास करना बताया है। एंड इनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, मतलब निकलती है, या उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की व्यक्त करती है। मतलब जो भी अंतर्निहित क्वालिटी होती है बच्चे की, एबिलिटी होती है, वो बाहर निकालती है। एंड निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ मैंने बताया था कि यह सद्गुण नहीं देती, लेकिन ये दुर्गुणों से रक्षा करती है। मतलब बुराइयों से बचाना ही एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह सत्य को प्रकट नहीं करती, लेकिन त्रुटि होने से बचाती है, हमें गलतियां करने से बचाती है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा कहा था। और यहाँ पे हम रूसो के शब्दों में देख लेंगे इसका अर्थ क्या है। प्रथम शिक्षा तब विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए। इसमें गुण अथवा सच्चाई के सिद्धांतों की सीख न हो, बल्कि इसे हृदय की बुराई से एवं मस्तिष्क की त्रुटि से रक्षा करनी चाहिए। ये एज इट इज हमें स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है, तो याद करना होगा। शिक्षा का उद्देश्य, रूसो ने शिक्षा के उद्देश्य में बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना होना चाहिए। पूर्णता का मतलब ये नहीं होता है कि हम ज़्यादा लंबी उम्र के या दीर्घायु हुए तो हमारे पास सारे अनुभव होंगे। इनके कहने का मतलब ये था कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों का सही प्रयोग करके कर्म करें, तभी हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इनका मानना था कि बालक को अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अपने ज्ञानेंद्रियों को जानना चाहिए और प्रयोग विधि से प्रकृति के मूल्यों को समझना चाहिए। मतलब हम अपने ज्ञानेंद्रियों का सही प्रयोग करके कर्म करना चाहिए।
ये शिक्षा का उद्देश्य था इनके लिए। मौलिक एवं शक्तियों का विकास, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ स्वाभाविक शक्तियों का विकास। इनका ये मानना था कि हमें मतलब किसी वस्तु की स्वाभाविक शक्तियों को जानना चाहिए, अपने मौलिक कर्तव्यों को जानना चाहिए, जैसे उदारता है, प्रेम, सहानुभूति, ये सब मौलिक शक्ति जो है हमारे अंदर को अपनी अच्छी क्वालिटी है, उसको डेवलपमेंट करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, उसका डेवलपमेंट ही शिक्षा का उद्देश्य है। एंड भौतिक उद्देश्य क्या है? भौतिक उद्देश्य मतलब ये है कि जैसे हम स्कूल में शिक्षा लेते हैं तो इसके ये विरोध थे, इसके विरोध में थे। तो इनका मानना था कि हमें वस्तुओं पर निर्भर होना चाहिए, ना कि व्यक्तियों पर। मतलब हमें शिक्षा के लिए किसी वस्तु पर निर्भर होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति पर। इनका मानना ये था कि हाँ, कि इसमें इनके मतलब इनके मानने में कि जो वस्तुओं पर निर्भरता में शिक्षक द्वारा बताए हुए तथ्य को नहीं आते हैं। इसमें इन्होंने शिक्षक को अलग बताया है। इसमें इन्होंने वस्तुओं के मूल्यों को बताया है कि हमें वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति पर। और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, व्यवहारिक मतलब जो भी वस्तु के मूल्य हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए, उनका अन्वेषण करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। बेसिकली हमें किसी का एग्जामिनेशन करना चाहिए, किसी को एक्सप्लोर करना चाहिए, किसी वस्तु के बारे में जानकारी लेके फिर अपने ज्ञान को दिखाना चाहिए। इनका ये मतलब था, किसी तथ्य को जानना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो इस पे बेस पे इन्होंने बताया था कि हमें वस्तुओं के मूल्यों को जानना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। 5th वन है नैतिकता, नैतिकता एवं संयोग का विकास। इनका मानना था कि नैतिक विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे बाल्यावस्था में इन्होंने बताया था कि ये स्वतंत्र अवस्था होती है, बालक को इसमें स्वतंत्र रखना चाहिए, किसी बंधन में नहीं रखना चाहिए। उसके प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए, उसके प्रति पोलाइट रहना चाहिए, उसको सीखने देना चाहिए, उसे स्वतंत्र रख देना चाहिए। और 15 वर्ष के बाद, मतलब जब उसकी एज 15 ईयर्स हो जाए, तो उसको नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना चाहिए। नैतिक मूल्य मतलब जो मोरल वैल्यू होती है, उनको बताना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें किसी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें उन बच्चे को 15 वर्ष के बाद बतानी चाहिए, उससे पहले उसको स्वतंत्र रखना चाहिए, ऐसा रूसो का मानना था। पाठ्यक्रम, रूसो ने मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है और इन अवस्थाओं में शिक्षा कैसी होनी चाहिए इन्होंने यहाँ पे बताया है। इस चारों अवस्था में अलग अलग शिक्षा बताई है। फर्स्ट इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, उसमें फर्स्ट से 5 वर्ष की अवस्था, मतलब 1 से 5 वर्ष की जो शिक्षा होती है, इस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और इसमें इन्होंने बताया है कि ये शिक्षा बंधनों से मुक्त होनी चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बालक को स्वतंत्रता देना चाहिए और शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, बालक को फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इन्होंने बताया कि बौद्धिक जो मेंटल है और मोरल डेवलपमेंट है, उस पर ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य एवं ज्ञानेंद्रिय, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं उनके विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने बताया कि इस अवस्था में बालक बोलना सीखता है, तो हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए वार्तालाप के लिए। सेकंड है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की शिक्षा। इसमें इन्होंने बताया है कि शिक्षा निषेधात्मक तथा नैतिक शिक्षा प्राकृतिक परिणाम द्वारा प्रदत्त हो। जो भी शिक्षा हो निषेधात्मक हो, अच्छे बुरे का समझ होना चाहिए। नैतिक शिक्षा दी जाए वो भी प्राकृतिक परिणामों द्वारा, मतलब प्राकृतिक के मूल्यों को समझकर अपने अनुभव का प्रयोग करके नैतिक शिक्षा प्राप्त करने वाला होना चाहिए। अनुभव द्वारा सीखना बजाय मस्तिष्क से भरना, मैंने अनुभव की बात की थी। तो इन्होंने बताया कि बच्चों के दिमाग में भरना नहीं चाहिए, इसमें उनको अपने अनुभव द्वारा सीखना चाहिए, निरीक्षण करके सीखना चाहिए, अन्वेषण करके सीखना चाहिए, वस्तुओं के मूल्यों को समझना चाहिए। और अनुभव से इंद्रियों का मानसिक विकास होता है। इनका मानना था कि अनुभव से इंद्रियों का मानसिक विकास होता है। प्राकृतिक रुचि के माध्यम से बौद्धिक प्रशिक्षण देना चाहिए। मतलब इन्होंने, ये प्रकृतिवादी थे तो इन्होंने ज़्यादातर प्रकृति की बात की है कि प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं की मूल्यों को समझना चाहिए, उनके मूल्यों को समझकर अपने बौद्धिक विकास करना चाहिए। तो इन्होंने ये 2 अवस्थाओं में ऐसी ये बताया है कि शिक्षा निषेधात्मक होनी चाहिए, नैतिक शिक्षकों को मूल्यों को समझना चाहिए।
थर्ड है 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की शिक्षा। इस अवस्था में बालक को प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, चित्रकला, संगीत और व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एंड रूसो के अनुसार जानने की उत्सुकता अथवा रुचि एकमात्र पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। वह ज्ञान जो प्राकृतिक इच्छा से होता है, मतलब नेचुरल होता है, ना कि मात्र इच्छा से होता, प्राकृतिक इच्छा से होता है, मतलब नेचर की इच्छा से होता है। वह ज्ञान बुद्धिजन्य समझा जाता है, मतलब वो ज्ञान ज़्यादा बुद्धि वाला होता है, ना कि अपने इच्छा और उत्सुकता से हम जो करते हैं। यह एकमात्र ध्येय एवं पथ प्रदर्शन है, मतलब ये एकमात्र ध्येय एक रास्ता है और एक पथ प्रदर्शन का काम करता है अगर हम प्रकृति के मूल्यों को समझकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें ये सब्जेक्ट जो बताए गए हैं, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, चित्रकला, संगीत, व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। तो इस अवस्था में इन्होंने ये पाठ्यक्रम डिसाइड किया था। अब हम बात करेंगे 15 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। इसमें इन्होंने मोरल एजुकेशन ज़्यादा बताया कि मोरल एजुकेशन की शिक्षा देनी चाहिए ये हायर एजुकेशन में। तो इसमें मोरल एजुकेशन की बात कही है इन्होंने, और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। और इस अवस्था में आते आते बालक के शरीर इंद्रियों या मस्तिष्क का निर्माण हो चुका होता है। जैसे मैंने बताया कि इंद्रियों का विकास होना मतलब पिछली अवस्था में मैंने बताया था, मस्तिष्क का निर्माण हो चुका होता है। अब यह समय है कि उसके हृदय का आकार दिया जाए, मतलब अब उसको भावनाओं का विकास हो, मतलब सत्य गलत असत्य ये सब हृदय का आकार दिया जाए। इसमें कहने का मतलब ये है। एंड सामाजिक संबंधों का विकास, मतलब वो सोशल बिहेवियर हो उसका, लोगों से वो संबंध बनाए, लोगों को जाने, लोगों से बातचीत करे। इस अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। और पाठ्यक्रम में क्या क्या इंक्लूड किया है, इसमें संगीत, कला तथा काम शास्त्र को शामिल किया है रूसो ने। और इसमें बताया कि जैसे ही 15 वर्ष और 20 वर्ष तक की शिक्षा में इन्होंने बताया कि अच्छाई की भावना का विकास होना चाहिए, स्वप्रेम की ओर उन्मुख होना चाहिए, मतलब स्वयं प्रेम की भावना भी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छाई बुरा का फर्क होना चाहिए। तो इस अवस्था में इस सब की शिक्षा देनी चाहिए। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि का प्रयोग जो रूसो ने किया था वो बताया था उन्होंने क्या होता है। रूसो ने जो शिक्षण विधि का सिद्धांत बताया था, प्रतिपादन किया था, आज भी उसका प्रयोग होता है टीचिंग में। एंड ये सिद्धांत इस प्रकार है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है फॉर टीचिंग। एंड निरीक्षण द्वारा सीखना, मतलब इंस्पेक्शन या एग्जामिन करके किसी चीज़ को सीखना। अन्वेषण द्वारा मतलब एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना। स्वानुभव मतलब अपने अनुभव के अनुसार सीखना। एंड लास्ट वन है प्रयोग द्वारा सीखना। प्रयोग मतलब कोई चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना, उसके द्वारा सीखना। ये टीचिंग मेथड बताया है रूसो ने। अनुशासन या डिसिप्लिन की बात की थी रूसो ने। इन्होंने ये बेसिकली स्वतंत्रता के समर्थन थे। बालकों के शिक्षा में इन्होंने अनुशासन को उतना समर्थन नहीं किया। इन्होंने ये बोला था कि बच्चों को स्वतंत्र होना चाहिए, बंधनों से मुक्त रखना चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए। तो इनका जो पहला अनुशासन का सिद्धांत था वो स्वतंत्रता का सिद्धांत था, जिसमें बालकों को शिक्षा स्वतंत्रता पूर्वक देनी चाहिए, कोई बंधन ना हो। एंड प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत, बेसिकली वो प्रकृतिवादी थे, तो उन्होंने प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत दिया था। मतलब इससे तात्पर्य यह है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। ये थोड़ा स्टीरियोटाइप हो सकता है, या कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते नहीं है कि हम जैसा करेंगे उससे हमें, लाइक आप कह सकते हैं कि कर्मा इज पेच, आजकल हम यूज करते हैं जो कर्म ही फल है, मतलब फल कर्म जैसा करेंगे वैसे फल मिलेगा हमें। तो उस टाइप का कहते हैं कि जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, अच्छे कर्म करेंगे तो वो नेचर हमें प्रकृति खुद ही दे सकती है पनिशमेंट, ऐसा बात कहा है उन्होंने। और हम बात करेंगे शिक्षक तथा शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। इसमें इन्होंने शिक्षार्थी मतलब शिक्षक का उतना महत्व नहीं बताया है, लेकिन उनके अनुसार जो बालक है वो प्रमुख होता है इस टीचिंग में, इस शिक्षा में। और शिक्षक को इन्होंने सेकेंडरी बताया है या गॉड बताया है, और प्रकृति को ही बालक का शिक्षा माना है इन्होंने। प्रकृति या नेचर को ही इस बालक का शिक्षक माना था। एंड हम विद्यालय देखेंगे कि इनके अनुसार विद्यालय कैसे होना चाहिए। इनके अनुसार जो विद्यालय है वो
उचित वातावरण प्राप्त हो जहाँ पे बच्चों को ऐसा होना चाहिए। कठोर अनुशासन वाला ना हो, जहाँ पे कठोर अनुशासन दिया जाए ऐसा विद्यालय ना हो। और निश्चित पाठ्यक्रम हो, ये इम्पोर्टेंट है। निश्चित पाठ्यक्रम हो, ना कि एक निश्चित समय सारणी। मतलब ऐसा विद्यालय हो जहाँ पे एक पाठ्यक्रम तो निश्चित हो लेकिन समय सारणी निश्चित ना हो। और जो विद्यालय वो प्राकृतिक वातावरण वाला हो, उसमें कोई कठोर अनुशासन ना हो और उचित वातावरण प्राप्त करे जहाँ पे बच्चा, ऐसा होना चाहिए। तो ये ओवरऑल रूसो के बारे में था, उनके शैक्षिक विचार के बारे में था।